नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आप सबका स्वागत है। जहांगीरपुरी हिंसा पर इंडिया न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है और हम लगातार इस पर बड़े खुलासे कर भी रहे हैं। आज भी हम आपको कुछ नए वीडियोस दिखाएंगे। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको ये बताया कि ये दंगे सुनियोजित साजिश के तहत किए गए। अब इंडिया न्यूज की इस खबर पर दिल्ली पुलिस ने भी मोहर लगा दी। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को जहांगीरपुरी हिंसा की शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी, जिसके मुताबिक ये दंगे आपराधिक साजिश के तहत कराए गए। दंगे के मुख्य आरोपी अंसार की कॉल डिटेल की जांच हो रही है। अब तक की जांच के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन अंसार को कॉल आया था, जिसके बाद वो 4-5 लोगों के साथ वहां पहुंचा। अंसार को कॉल करने वाले की भी पहचान की जा रही है। अंसार के बंगाल कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। अब इस हिंसा के तार बांग्लादेशी और रोहिंग्या से भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसमें पीएफआई की भूमिका को लेकर भी जांच शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली दंगों की प्लानिंग किसने की? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? मुख्य आरोपी अंसार के तार कहां तक जुड़े हुए? अब दंगाइयों पर सियासी मेहरबानियां क्यों की जा रही है? दंगों के बांग्लादेशी रोहिंग्या कनेक्शन का पूरा सच सामने आएगा। इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। एक बड़ा अहम वीडियो आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया न्यूज के पास दिल्ली दंगे के बांग्लादेशी रोहिंग्या कनेक्शन पर लगातार खुलासे कर रहा है। अब हम आपको 16 अप्रैल का एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए। इस वीडियो में उपद्रवियों की भीड़ हाथ में डंडे और पत्थर लिए हुए और लगातार नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बंगला में बात करते सुन सकते हैं। सही है, सही है, इनको मारना चाहिए। चुप है ज्योति, इनकी गाड़ी नहीं टूटेगी। देख देख, ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपको दिखाया है, जिसमें लगातार रिकॉर्डिंग के वक्त जो बांग्लादेशी भाषा है उसका प्रयोग हो रहा है। अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो दिख रहा है, लेकिन पीछे जो बातचीत है वो बांग्ला में। सीधे न्यूज रूम ले चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए। प्रदीप, बड़ा वीडियो है और बार बार जो शक की सुई जा रही है कि एक रोहिंग्या बांग्लादेशी कनेक्शन है, वो कनेक्शन इस वीडियो से साबित होता है। प्रदीप। हाँ देखिए रजत, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो इंडिया न्यूज आईटीवी के पास है, इसमें साफ पता चलता है, क्योंकि जो सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर मेघालाल मीणा घायल हुए थे और जब कमिश्नर उनसे मिलने गए तो उनका जो बयान आया था उसमें उनका यही कहना था कि जब मौके वारदात पे जब वो पहुंचे थे तो वहां पर बाकायदा बांग्लादेशी में लोग बाग बात कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हथियार लेके वार करने की बातें कर रहे थे। लेकिन उस वक्त मेघालाल मीणा का सिर्फ एक बयान था, लेकिन इसकी पुष्टि जो है वो ये वीडियो करता है जो आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज के पास इस वक्त है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पे पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले उस भीड़ के आगे सिर्फ और सिर्फ लाचार ही दिख रहे थे। साथ ही साथ जो है इस वीडियो में इस बात की भी पुष्टि होती है, क्योंकि वो बंगाली में बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो अब तक की जो जांच में निकल के आ रहा था रोहिंग्या और बांग्लादेश, आपको रोकूंगा, एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में ऑडियो क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ऑडियो में आपको बांग्लादेशी भाषा सुनाई पड़ेगी। वीडियो हो सकता है आपने पहले भी देखा हो, लेकिन ये जो ऑडियो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाहर से आकर जबरन बसे हुए वो कहां कहां है। क्या इन दंगों के पीछे इनका हाथ हो सकता है? सुनिए। इनको मारना चाहिए। चुप है ज्योति,
इनकी गाड़ी भी टूटेगी। देख देख सही है, सही है, इनको मारना चाहिए। चुप है ज्योति, इनकी गाड़ी भी टूटेगी। देख देख जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ होने के कई सबूत सामने आए हैं। इंडिया न्यूज के इन्वेस्टिगेशन में जहांगीरपुरी के रहने वाले सोनू ने भी बताया है कि हिंसा के पीछे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम का हाथ है। देखिए एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या नाम है, हमला जब करा तो झंडा वंडा हमारे हिंदुस्तान का लगा था, वो भी तोड़ा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव करा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव किया? हाँ जी, हाँ जी, जो मूर्ति थी उसके ऊपर भी उन्होंने पथराव करा है। होते होते वो यहाँ तक लोग आ गए हैं। उन्होंने हमारी ये दुकान भी तोड़ दी है। हमारा कोई लेना नहीं था, उनसे कोई देना नहीं था। यहाँ पर आके उन्होंने जबरदस्ती हमारी दुकान भी तोड़ दी। हम लोग इतने इनसे परेशान हैं, इन बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनसे हम इतने परेशान हैं। हमारी बहन बेटी वहाँ सब्जी मंडी लगती है सामने सी ब्लॉक के अंदर, सब्जी भी खरीदने नहीं जा सकती। अगर जाती है तो उनसे छेड़खानी करी जाती है। गलती से अगर उनके हाथ में मोबाइल, आपने कभी कंप्लेन वगैरह किया? सब होती है। कोई सुन के राजी नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर। हमारी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी कोई सुन के राजी नहीं। वो बाहर देश से आए हुए हैं बांग्लादेशी, उनकी सब कुछ सुनी जाती है। कोई ऐसा गलत धंधा नहीं होता जो बांग्लादेशी नहीं करते। चरस वो बेचते हैं, स्मैक वो बेचते हैं, गांजा वो बेचते हैं, बदमाशी वो करते हैं, चोर वो हैं, उठाई गिरे वो हैं, खाना बदोश लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इंडिया न्यूज लगातार सबूतों के आधार पर खुलासे कर रहा है। दिल्ली दंगा किस तरह से प्लानिंग के साथ किए गए, अब हम हिंसा के एक दिन पहले का वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो 15 अप्रैल की रात का है, जिसमें लड़के लाठी डंडे के साथ दिख रहे हैं। ये लड़के लाठियां जमा कर रहे हैं। वीडियो देखिए आप, 1 2 3, 15 तारीख का वीडियो, और कैसे प्लानिंग हो रही है इस दंगों के लिए, ये दिखा रहा है ये वीडियो। हमने आपको वीडियोस दिखाए, हम कुछ नहीं कह रहे। वीडियोस में ऑडियोस भी है, आप सुन सकते हैं। वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर प्लानिंग कैसे थी, कौन लोग हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम। प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप, ऑडियो वीडियो दोनों इंडिया न्यूज दिखा रहा है और बिल्कुल ओपन बहस हम करेंगे। 5 से 6, लगभग 8 से 9 मेहमान हमारे साथ होंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है, पहला। दूसरा, प्लानिंग क्या थी, पीएफआई का रोल क्या था, डंडे, बॉटल्स, पत्थर क्यों इकट्ठा किए जा रहे थे। प्रदीप, देखिए रजत, जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट जो एमएचए को सौंपी है, उसके अंदर भी यही कहा गया है कि ये षड्यंत्र जो है पहले रचा गया था। और इसकी तस्दीक जो है इंडिया न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव वीडियो जो हमारे रिपोर्टर जसीर ने ये वीडियो भेजा, उसके अंदर भी पता चलता है कि एक दिन पहले किस तरीके से सारे वहाँ पे लाठी पत्थर सब वहाँ पे इकट्ठा किया गए थे। नंबर 1। नंबर 2, जो पीएफआई की बात हो रही थी, मैं आपको बता दूं पीएफआई के जो अध्यक्ष है परवेज अहमद, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो लोग मुस्लिम समुदाय के, जो दूसरे समुदाय के लोग फंसे गए, उनको पूरी तरीके से कानूनी सहायता दी जाएगी। और ठीक दंगे से एक दिन पहले, यानी दंगे से एक दिन पहले ये सब लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे। इन्होंने वहां पे जो है अब एक तरीके से भाषण दिया, वहां लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी और अगले दिन ये दंगों का रूप लिया। तो कहीं ना कहीं पीएफआई की जो है वो साफ साफ पता चल रहा है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ पीएफओ का एक षड्यंत्र था, प्लानिंग थी। और अब खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक आपके पास आते रहेंगे। आप तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। सीधे अपने गेस्ट के पास चलेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे अपने पैनल से आपका तारुफ करा दें।
हमारे साथ जयराम विप्लव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। अंजलि राय हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता है। पवन सिन्हा सर हैं, हिंदू धर्म गुरु के रूप में हमारे साथ हैं। श्रीराज नैयर, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद की ओर से। पीर अली कादरी साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज, मुस्लिम धर्म गुरु है। साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी जुड़ेंगे हमसे, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज से। सीधे आलोक सर के पास चलते हैं। आलोक सर, वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियोज भी हम आपको दिखा रहे हैं और साफ दिखा रहे हैं कि प्लानिंग कैसे थी, बांग्लादेशी रोहिंग्या एंगल क्या है, जिसको लेकर पहले दिन से इस बात की चर्चा हो रही थी। वो एक्सक्लूसिव वीडियो ऑडियो भी हमने दिखाया आपको। अब ये जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन उसके बाद जो राजनीति है वो कई तरीके से चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ एक पक्ष पर राजनीति क्यों हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो सब कुछ हो रहा है, शिवसेना ने कहा है ये एमसीडी चुनाव के लिए हो रहा है। ये जो क्रोनोलॉजी बनती जा रही है, रामनवमी, नवरात, हनुमान जयंती, ये क्या चुनाव की तरफ भी ले जा रही है? आलोक सर। देखिए रजत जी, हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और अभी इंडिया न्यूज की तरफ से अब जो एक्सक्लूसिव दिखाए गए हैं जी, ये इस बात का प्रमाण है कि पूर्व नियोजित, मैं इसको सुनियोजित नहीं कहूंगा, सुनियोजित तो ये होता है जो बड़े अच्छे उद्देश्य से हो, ये पूर्व नियोजित इस तरह से कि ताकि दिल्ली राजधानी में डिस्टरबेंस हो। कुछ और राज्यों में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, तो वो भी कहीं न कहीं लगता है कि कोई ऐसी कोशिश है जो देश के विभिन्न भागों में, मध्य प्रदेश में भी हुआ। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये इसके लिए एक दूसरे पार्टी पर चीड़ खींचने के बजाय बेहतर यह है कि जो जांच हो रही है, अदालतें भी हैं और इसमें केवल एक समुदाय के लोगों को नहीं, जैसा कहा जा रहा है मुस्लिम, मैं भी मानता हूँ कि यदि उनमें कोई घुस के गया हो भीड़ में, मेरा ख्याल राजपूत जी भी इस बात को मानेंगे कि भीड़ में तो कोई भी घुस सकता है, वो कांग्रेस के लिए भी घुस सकता है, बीजेपी में घुस सकता है, हिंदू धर्म वाले में घुस सकता है और किसी और समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय की कोई जुलूस जा रहा हो उसमें घुस सकता है। तो लेकिन ये सही है कि पीएफआई का नाम हम 2 दिन से चर्चा में कर रहे हैं। अपने अखबार संडे गार्जियन ने भी विस्तृत रिपोर्ट छापी और दुनिया के देशों में इस बात की पता है पहले भी, ये जो कहते हैं पॉपुलर फ्रंट, आप बताइए, और ये कांग्रेस के राज के समय से भी ये गड़बड़ करता रहा है। ठीक है, आलोक सर आऊंगा आपके पास। एक बार अपने गेस्ट, सारे गेस्ट आ गए, एक बार अपना पैनल ओपन करते हैं और शुरुआत मैं बीजेपी से करूंगा। जी हाँ, जयराम विप्लव जी। जयराम जी, दोनों पक्ष हैं और इसको लेकर ठीक ठाक राजनीति देश में हो रही है। शिवसेना ने कहा है एमसीडी चुनाव है, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली पुलिस तो आपके पास है, कांग्रेस पार्टी कह रही है माहौल खराब है देश का। क्या कहेगी बीजेपी? जयराम जी। देखिए, मुझे लगता है कि इसका एक ही पक्ष है। कुछ लोग हैं जो मानवता के विरुद्ध मानसिकता रखते हैं और उसका इस्तेमाल करने वाले भी लोग, और केवल दिल्ली ही नहीं दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं। नहीं तो स्पेन में ईस्टर के ऊपर पत्थरबाजी क्यों होती और स्वीडन में दंगे क्यों हो रहे होते? आज सवाल भारत को लेकर के है, तो 2020 में जो दिल्ली में हुआ था वो भी एक, उसकी टाइमिंग भी आप देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत में होते तब इतनी बड़ी साजिश रची जाती। अभी अमेरिका जब मानवाधिकारों को लेकर के बात रख रहा है, तब भारत में ये माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर काफी अत्याचार है। ये नैरेटिव सेट करने में यहाँ तक गिर गई है विपक्ष कि अपराधियों और दंगाइयों के बचाव में तर्क दे रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी है। कुछ बोल रहे हैं, कोई सुरेंद्र जी, ये क्या एक छवि ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहा जाए कि साहब बीजेपी एक वर्ग के खिलाफ है, जिसमें एक मैसेज ये जाए कि सरकार एक वर्ग को संभाल नहीं पा रही है? सुरेंद्र जी। रजत भाई, आप तो देश के एक अच्छे प्रस्तोता हैं, आप भी जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। क्या बात? सच ये है आज की डेट में, अगर आप इस चीज में, आलोक मेहता जी की एक बात से सहमत हूं कि माहौल को खराब करने की कोशिश का प्रतिकार सब लोगों को करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस को राजनीतिक दबाव में, चाहे प्रतिपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, दबाव में बगैर आए संविधान सम्मत कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए दंगाइयों के खिलाफ। हम कहते हैं फलाने नहीं थे, वो कहते हैं फलाने नहीं थे, वो अपनी जगह पर है। हम राजनीतिक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस
अपराधियों के खिलाफ कठोरता से विधि सम्मत अगर कार्रवाई करेगी तो किसी की हैसियत नहीं है कि इस बात को कोई नकार सके। नहीं, बीजेपी तो कह रही है आप लोग देश में माहौल खराब कर रहे हैं, आप छवि प्रधानमंत्री की खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो सीधे आरोप लगा रही है विपक्ष पर। तो असल बात, कमजोर, कायर, भीरू भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सत्ता चलाने लायक नहीं है अगर वो ये आरोप हमारे ऊपर। लेकिन जनता आपको इस अरे बीच में मत बोलिए भाई प्लीज। अब तो आप अपने आप के बीच में नहीं बोला। जयराम जी एक बार कंप्लीट कर ले दीजिए। जयराम जी एक बार कंप्लीट कर ले। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहे, जवाब आप ही को देना है। सुरेंद्र जी कंप्लीट करिए 30 सेकंड में। ये हाँ बिल्कुल, ये कमजोर लोग हैं, कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। ये लोग अपनी रक्षा और अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पीएफआई जैसे संगठनों पर ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इसीलिए बांग्लादेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इसीलिए रोहिंग्यास पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। सीधा आरोप है जयराम जी, बीजेपी और आप पर सीधा आरोप। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, न पीएफआई को, न रोहिंग्या को, न बांग्लादेशी को। दिल्ली पुलिस आपके पास है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देना चाहिए। बोलिए जयराम जी। अब रजत जी, इन्होंने अपने सारे पापों का फेहरिस्त गिना दिया। ये बांग्लादेशी, इनको बसाने वाली कांग्रेस पार्टी, रोहिंग्या को बसाने वाली कांग्रेस पार्टी, पीएफआई के जन्मदाता और उसको उसके बड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी। अब दोनों लोग आरोप लगा दिए। सारे पापों का घड़ा खुद ही फूट रहा है। आज सच्चाई देश के सामने है। रही बात कमजोर, लाचार और भीड़ों की, तो साहब आपको जनता इतना नहीं समझती कि आपको 5 राज्यों में से किसी एक ठीक है, रिपोर्ट कार्ड पे आ गए सुरेंद्र जी। सीधा रिपोर्ट कार्ड है, आप आरोप लगाते रहिए। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड सामने 5 राज्यों का देख लीजिए, उसके बाद बात करिएगा। रजत भाई, मैं सहमत हूं, हम लोग चुनाव हारे हैं। जयराम विप्लव जी को इनकी जीत मुबारक, लेकिन इनकी जीत क्या भारत सरकार कमजोर होने के लिए है या भारत सरकार को मजबूत होने के लिए है? भारतीयता को मजबूत, हिंदुस्तान की धमक बढ़ाने के लिए है। एक मिनट रुकिए, जरा और लोगों को जोड़ने दीजिए। हमारे साथ मौलाना मेहरुद्दीन भी है, सीधे मेहरुद्दीन जी के पास चलेंगे। मेहरुद्दीन जी, ये जो आरोप लग रहा है हिंदुस्तान का नहीं, ये वो मुस्लिम है, वो लोग हैं जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, वो दंगा भड़का रहे हैं। आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं रजत जी आपको ये बता देना चाहता हूँ, गलती सबसे बड़ी जो है वो उनकी है, जो बजरंग दल की और आरएसएस की, और जो ये जिन्होंने वो जो हनुमान जयंती पे बिना परमिशन के रैली निकाली, उसमें उन्होंने तलवार लहराई, उसमें कट्टे लहराए, उसमें डंडे लहराए, और मस्जिद के सामने जाकर उन्होंने ऐसी बातें कही और मस्जिद पर झंडा लगाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। नहीं, लेकिन इस पर मना किया। नहीं मेहरुद्दीन भाई, रोकने के सर देखिए, इस पे जो कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ कहा ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई फुटेज नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की गई। ऐसा कोई प्रमाण आपके पास हो? लाइव डिबेट जारी, आप दिखा दीजिए। आप रजत जी मस्जिद के बाहर देखिए, आप वहाँ पे झंडे गिरे हुए थे और शराब की बोतलें भी फेंकी गई मस्जिद के ऊपर। एक मिनट मेहरुद्दीन भाई, जो कि हमारे इस्लाम में, मेहरुद्दीन भाई देखिए एक चीज पर मेहरुद्दीन भाई, एक बात आपने कहा मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश हुई, पहले आपने कहा, अब आप कह रहे हैं बाहर गिरे हुए थे, थोड़ी देर बाद कहेंगे 500 मीटर दूर से। आप एक बात कही, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके पास कोई वीडियो हो, आप उस वीडियो को सामने दिखाइए। लाइव शो जा रहा है, बिल्कुल लाइव दिखा दीजिए। रोका, जिसकी वजह से दोनों तरफ से पथराव हुआ और ये मामला बना। मेन बात पुलिस इसमें फेलियर जो है वो दिल्ली पुलिस का है, गृह मंत्रालय का है, अमित शाह का है, बीजेपी का है। वो बात की बात, आपने जो एक आरोप लगाया है, आपने जो एक आरोप लगाया है कि मस्जिद पे झंडा लगाया गया, क्या कोई वीडियो है, कोई फोटो है? बहुत सारी वीडियो आप दिखाइए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया नहीं, आप जिम्मेदारी लीजिए, आप दिखाइए। नहीं, आपके पास हो दिखा दीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा। आपके मोबाइल पे हो, 5 मिनट ले लीजिए, ब्रेक भी ले लूंगा 5 मिनट का आपके लिए, लेकिन दिखाइए। मैं आपको मंगवा के दिखवा दूंगा जी, आप दिखाइए। मैं तो खड़ा हुआ आपके सामने, लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है शो। बिल्कुल दिखाइए। नैयर साहब आइए। जो वहां के नैयर साहब, आरोप आप पे है, आप लोगों ने वहां पर झंडा लगाया, इसलिए बवाल पड़ा। नैयर साहब बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल आ रहा हूं। जयराम जी 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूं। जयराम जी 1 मिनट रुकिएगा, जब नैयर जवाब ले ले। सिराज जी, आप पुलिस में विश्वास रखते हैं या किसी नद्दू खैरे पर? एक मिनट राज नैयर जी जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी, ये बिल्कुल झूठी बात है। हाँ।
मुंबई दिल्ली के कमिश्नर साहब ने ये सबके समक्ष आकर कहा, हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बात। कोई बात नहीं है, ये पूरी की पूरी झूठी मनगढ़ंत बात है। नैयर साहब बात पूरी करिए अपनी। स्तर पर खराब करने, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का ये प्रयास था। स्वीडन से लेके पैलेस्टाइन से लेके इजराइल से लेके इटली तक पत्थरबाजी चल रही है। ये रेडिकलाइज्ड इस्लाम का सबसे बड़ा हथियार है। ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, केवल झूठे आज नहीं झूठ आदिकाल से निकल रही है। खराब कर रखा है बिना परमिशन के। अरे आप रैलियां और शोभा यात्रा निकालते हैं हथियार लेके, और आप खराब कर रहे हैं देश का। करने के बजाय ये मौलाना लोग जवाबदार है मुसलमानों की दुर्गति के लिए। ये मौलाना पूरी तरह से जवाबदार है मुसलमानों को चलिए गोली भी और पत्थर भी। अरे किसने अधिकार दिया वो भाई आलोक मेहता जी, आप एक मिनट सुरेंद्र, आखिर आ रहा हूँ जरा, ये झंडे वाला विवाद दो पक्षों का है, जरा इसको सुलझा लूं। मुसलमान मौलाना और आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास। मैं नहीं बोल रहा हूँ, या हिंदू मुसलमान मौलाना मैंने नहीं। समाज कभी पहल नहीं करता। ठीक है, चोरी है, ठीक है, कायरता है। ठीक है। वीडियो लेकिन आप नहीं दिखा पाए मेहरुद्दीन भाई, वीडियो नहीं दिखा पाया, ये बात मान लीजिए, वीडियो नहीं है आपके पास। जा रहा है, आ जाएगी वीडियो भी आ जाएगी रजत जी, वो भी सामने आ जाएगी सच्चाई। ठीक है, एक मिनट रुकूंगा। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं इसी पूरे मामले पर, एक बार सुनवाई थे आप। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है, और ये वो टोपी पहन के अंसार यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। और ये बात ये साबित करती है पुलिस की, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो हिंदुस्तान की पुलिस हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं की पुलिस हो, कहीं पर कोई क्राइम होता है, कहीं पे कोई जुर्म होता है, तो पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी जुर्म की तहकीकात कहां से शुरू करती है कि इस जुर्म का, इस क्राइम का सबसे बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। किसी आदमी का खून हुआ तो इसके खून से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। किसी के अगर चोरी हुई तो इस चोरी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। अगर चोरी दिखाई गई मगर बेसिकली मर्डर किया गया तो इस मर्डर से किसका फायदा है। और हम ये बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं, और पिछली 16 तारीख से मैं रोज कह रहा हूं, सिर्फ दिल्ली में दंगे नहीं कराए गए, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 राज्यों के अंदर दंगे कराए गए। महाराष्ट्र में दंगे कराए, कर्नाटका में दंगे कराए, गुजरात में दंगे कराए, मध्य प्रदेश में दंगे कराए, दिल्ली में दंगे कराए, सब जगह दंगे कराए जा रहे, केरला में दंगे कराए। इसका प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। इन दंगों का फायदा किसको हो रहा है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, जिसके सारे के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए। उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए हैं कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बड़ा आरोप लगाया है। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं और अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अंजलि राय जी है। अंजलि, आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, कह रहे थे, उन्होंने जो फोटो दिखाई उसमें वो भगवा रंग की फोटो अंसार पहने हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई आप बेनिफिशियरी कौन है इन दंगों से, जहां जहां चुनाव है वहां वहां दंगे क्यों हो रहे हैं। सीधा आरोप। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए अंजलि। देखिए, दंगे तो हो ही रहे हैं और ये जिम्मेदारी बनती है जो भी कानून व्यवस्था को देखने वाला है। यहाँ पर केंद्र सरकार है, दूसरी जगहों पर चाहे राज्य सरकार। विप्लव साहब, आप ही पे आरोप लगा है। अंजलि जी बोलिए। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी जाती है।
इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा इतने सालों में। 2016 से 2020 के बीच में ब्रीफ रखिए अंजलि जी, वक्त क्योंकि बहुत कम होता है, बहुत सारे लोग हैं, सबके पास जाना है। आप पार्टी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अंसार बीजेपी के साथ है, भगवा टोपी पहने हुआ है और कहा है बेनिफिशियरी दंगों का कौन है, आप देख लीजिए। यही बात है आपकी जो मैं समझ पाया? वो ऐसा मैं फोटो नहीं देख पाई हूं, और अगर वो फोटो देखकर कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने फोटो दिखाई, अभी हमने लाइव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जयराम जी, सीधा आरोप आप पर ही है। रजत जी, परसों से फोटो वायरल थे, आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर उसके होर्डिंग पोस्टर सब कुछ वायरल थे। इसके पहले 2020 में ताहिर हुसैन तो वहां पार्षद थे, अमानतुल्लाह खान तो विधायक है। कैसी कैसी साजिशों में कौन कौन शामिल थे पूरा देश जानता है। लेकिन झूठों के सरदार विज्ञापन देकर जब चैनलों पर अच्छी बातें रखते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता। इसलिए ये झूठ को नहीं, ये जो फोटो आई है जयराम, जो फोटो आई है, जो फोटो हम दिखा रहे हैं लगातार, जो सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो तो सीधा आरोप आप पे है कि आपका आदमी है वो। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना भाई, पहली फोटो आई तो आपने आरोप लगाया ये तो आम आदमी पार्टी का है, अब फोटो आ गई आपके नेता और आपकी टोपी के साथ, तो आरोप आपके ऊपर आ गया ना। मैं तो यही कह रहा हूं ना आपको कि कल परसों से इनके पार्टी के नेता के तौर पर उसकी अंसार की पहचान वायरल हो रही थी, तो इसको कुछ न कुछ तो नहीं था। खैर, आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। आपकी पार्टी से क्या अंसार का कोई संबंध है? जयराम, सीधा हाँ या ना, क्या अंसार से भाजपा, वीएचपी, आरएसएस का कोई संबंध है, हाँ या ना? जयराम, अंसार से क्या संबंध हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा इन्हीं के आदमी थे और दंगों के बेनिफिशियरी कौन है, चेक कर लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट आ रहा हूं जयराम जी। सुरेंद्र जी, सारे दंगाई नंगे रूप से सत्ता के साथी हैं दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जहां पर ये हाथ कटे हुए लोगों तक को तो ये आदमी के दोनों हाथ कटे हुए हैं रजत भाई, उसको कह रहे हैं आज हेमंत बिस्वा। जयराम जी एक बार सुन लीजिए ना, अब आप आरोप लगाते हैं, सुनते नहीं जयराम जी। आप लोग यही कहते हैं कि जयराम जी सुनते नहीं है। नहीं, मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया, इसीलिए सारे आरोप आप पे, आप ही को जवाब देना है। पूरा पैनल में सारा आवाज आप ही की है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आज से 5 ठीक है, आरोप प्रत्यारोप पे रुकिएगा। जयराम जी बिल्कुल आपके पास आऊंगा, 1.5 मिनट आप बोलिएगा क्योंकि आरोप आप पे लगाए। आऊंगा आपके पास। एक बार इस वक्त की सुर्खियां क्या है, आप सब लोग रहिए हमारे पास, एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर देख लेते हैं क्या। हम सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। पवन सर, आपके पास आना चाहूंगा। आपने लगभग आधा समय पूरा हो चुका है इस डिबेट का, आपने इस डिबेट को सुनी। पहला, अंसार, क्या टोपी लगाने से कोई व्यक्ति किसी पार्टी का साथी हो जाता है? पहला। दूसरा, रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये एक दिक्कत है, आपका अपना कमेंट्स। पवन सर। जी देखिए, टोपी तो कोई भी किसी की ओढ़ सकता है, पहन सकता है, और जिस तरीके से गुंडे लोग कुछ भी कर सकते हैं उस तरीके से कोई किसी की टोपी पहन सकता है। तो टोपी लगाने कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं माना जा सकता, पुलिस भी इसको कंसीडर करेगी। दूसरी चीज, जिधर आलोक जी ने भी इशारा किया था, देखिए जो बांग्लादेश की समस्या है लगभग 40 साल पुरानी है, और मलाई कृष्ण धर जी की किताब है फलक्रम ऑफ इविल्स, मैं उसके हवाले से ये बात कहना चाहूंगा। और जिस तरीके से सिमी कन्वर्ट होकर अब पीएफआई बनकर उपद्रव कर रही है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। ये बहुत कोई साधारण बात नहीं है, ये देश को गृह युद्ध की तरफ लेके जाने की बहुत बड़ी साजिश है, और साजिश में बाहर के लोग जुड़े हुए हैं। मैंने पूर्व में भी आपकी डिबेट में इस बात को कहा था। तीसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग इधर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, दरअसल कुछ लोग आए और उन्होंने उपद्रव शुरू किया। उपद्रव शुरू कर जैसे ही शुरू हुआ, पत्थर मस्जिद के पास के जो 3 घर इधर 3 घर इधर है वहां से आने शुरू हुए, और उसका काउंटर एविडेंस अभी तक कोई नहीं आया। पुलिस भी तो मांग रही है, हम भी, आप भी मांग रहे हैं, लेकिन कोई उसका काउंटर एविडेंस नहीं आया।
उपद्रव वहां से शुरू होता है। शोभा यात्रा कितनी भी निकल सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक ही गली से 5-5, 6 छह शोभा यात्रा निकल सकती है, उस पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा सकती। रही बात पुलिस की, पुलिस वहां थी, लेकिन पुलिस उतना बड़ा उपद्रव के लिए शायद तैयार नहीं थी। ये उसकी गलती हो सकती है, लेकिन पुलिस को इसमें इंटरफेयर तुरंत करना चाहिए था। दो आइडियोलॉजी से और दोनों में टकराव है। मेहरुद्दीन भी हमारे साथ हैं और जयराम विप्लव साहब भी हैं। विप्लव जी, क्योंकि आपने ये कंप्लेन करी है, मैं 1.5 मिनट आपको देता हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। दो चीज, एक, आम आदमी पार्टी ने अभी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सीधा आरोप आप पर है। दूसरा आरोप मेहरुद्दीन ने लगाया कि मस्जिद के अंदर चढ़े और झंडा लगाने की कोशिश करी। जयराम विप्लव जी, 1.5 मिनट आपके पास। देखिए, सबसे पहला आरोप तो सिरे से खारिज हो जाता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्वयं अपनी बात में कहा, उन्होंने मीडिया के सामने, कि कहीं पर मस्जिद के सामने झंडा लगाने, मस्जिद पर पत्थर फेंकने या वहां रुककर किसी उपद्रव की कोई भी घटना नहीं हुई थी। नंबर 2, सौरभ भारद्वाज जिस व्यक्ति के बारे में अभी कोई आधा अधूरा फोटो लेकर के आए हैं, उसकी पूरी फोटो दोनों तस्वीर हमने स्क्रीन पर रख दी है। किसके हैं अंसार? जी, दो दिन से वो सारी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। अब सवाल ये आता है रजत भाई कि बचाव में कौन किसके साथ खड़ा है। आखिरकार अंसार के बचाव में कौन लोग बयान दे रहे हैं, कौन लोग एक अलग नैरेटिव प्रस्तुत करके हिंदुओं को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण अंसार या सलीम चिकना ये बाकी ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो। नहीं, मेहरुद्दीन बैठे, उन्होंने सीधे कहा है, आपने बवाल मचाया, उनका ये आरोप है। वो कह रहे हैं साहब मस्जिद में आप घुसेंगे, वहां पर झंडा लगवाएंगे तो बवाल होगा। मेहरुद्दीन जी आइए। मैं तो सिरे से खारिज कर रहा हूँ, ऐसी कोई घटना है वो सबूत दिखाए। हाँ, मैंने भी बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन वो नहीं दिखा पाए। वीडियो रजत जी, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, आप देख लें कि वहाँ पे किस तरीके से शराब की बोतलें फेंकी गई, मस्जिद के गेट पर कैसे भगवा झंडे पड़े हुए मिले वहाँ पर, और जो वहाँ के जसमदीन गवाह थे, जो लोग जो वहाँ पे मौके पे थे, उन्होंने बताया कि दंगे की शुरुआत ही वहाँ से, क्योंकि इन्होंने बिना परमिशन शोभा यात्रा निकाली। सबसे बड़ी गलती तो ये करी, फिर हथियार लहराए गए, फिर वहाँ पे तेज आवाज में डीजे बजाया गया, फिर वहाँ पे ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय सिया राम कहना होगा। ये आग लगाने की मानसिकता है। ऐसे नारे के बारे में वहाँ के लोगों तक ने भी नहीं बताया है। के नाम पर आपका इस्तेमाल होता रहेगा, आप होते तुम धर्म के नाम पे 20 और 80 को अलग नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलेगा। ये सिराज नैयर जी को भी एक बार लाइए। नैयर जी का हिस्सा है इस देश में, तुम नैयर जी को अलग अलग करना चाहते हो, मगर ऐसा होगा नहीं, तुम कामयाब नहीं होगे इसमें बीजेपी वालों। सिराज नैयर जी, आज आप जवाब नहीं दे रहे, आप बिल्कुल शांत हो, कह रहे साहब झंडा आपने लगवाया। उसको आप लोग बचाते हैं, अपने नासूर को ढकिए मत, इलाज करिए। नैयर साहब आइए। सिराज नैयर साहब, कोई प्रूफ है, कोई वीडियो है? आज वीडियो का जमाना है, आज इनके पास कोई प्रूफ हो तो रहा है, ये झूठी बात कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने स्वयं ऑन एयर आके कहा है कि ये सब झूठी बातें हैं। ये क्या है, पथराव किया और इन्होंने देश का माहौल खराब, दिल्ली का और देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया, और अब ये विक्टिम कर रहे हैं। ये इनकी आदत है, हमेशा ये लोग यही करते हैं और उसके बाद इनका रोना धोना होता। क्यों रो रहे हैं मेहरुद्दीन साहब? वो कह रहे हैं क्यों रोना धोना मचा रखा है? हम रो नहीं रहे, हम ये चाहते हैं देश इस देश में अमन और शांति बनी रहे, मगर ये जो बीएचपी और बजरंग दल है, ये दोनों देश को तोड़ना चाहते हैं। धर्म संसद में खुलेआम कहा जा रहा है कि मुसलमानों को काट दो, मार दो, वही बातों से प्रेरित होकर इसके राजनीतिक मायने बताते हैं। अंसार किसका? दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अंसार किसका है। एक बार सीधे चलते हैं अंजलि राय के पास। अंजलि, अंसार की फोटो चारों तरफ है, बीजेपी के साथ भी है, आम आदमी पार्टी के साथ भी है, दोनों फोटो हम स्क्रीन पर रखे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए अंसार ने कभी प्रचार प्रसार किया? क्या आपके नेता उनसे मिले? यही सवाल मेरा जयराम विप्लव से भी है, किसका है अंसार? देखिए ऐसा, मुझे बोलने दीजिए जरा प्लीज। हाँ, एक मिनट अंजलि जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, देखिए
देखिए, फोटो जिसके साथ भी हो, मैंने वो फोटो नहीं देखी, दोनों फोटो नहीं देखी हैं, लेकिन अपराधी अपराधी है और उसे सजा होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किस पार्टी का है, वो किस धर्म का है, वो क्या कर रहा था, किससे मिला था, किससे नहीं मिला था। अब चुने हुए प्रतिनिधि तो किसी से भी मिलते हैं, तो आप इन बातों पर कोई भी नहीं ध्यान हमें देना चाहिए। और जिस तरह से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम तो खुद ही जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मैं ही जानना चाहता हूँ, अगर अंसार है जो कि वो पुष्पा का एक्शन करते हुए कोर्ट में जाता है और उसके बाद कहता है जो करना हो कर लो, वो कहता है कि साहब मेरे पास पिस्टल है, वो कहता है कि वो वहां का रॉबिन हुड बना हुआ है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए, तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा इस बात की ना कि अंसार किसका है। सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, अंसार अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे सजा देने वालों से कानून की रक्षा नहीं, आपने आरोप लगाया है कि अंसार बीजेपी का है। आ रहा हूँ आपके पास, सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट, अंजलि जी एक मिनट, सुरेंद्र जी। नहीं, रजत भाई कहते ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। मैं तो एक चीज से बड़ा हैरान हूं कि हम लोग यहीं बैठ करके नतीजा ये सब अपराधी, आप लोगों ने जो अपीलमेंट और सारी चीजें देने की राजनीति और जो रोहिंग्या और आलोक मेहता जी लंबे समय से काम कर रहे हैं। अरे पवन सिन्हा जी, अगर आपकी बातें खोलने लगूंगा 2 मिनट आप शांत रहिए प्लीज। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, पवन जी नहीं बोल रहे, राज नैयर जी बोल रहे हैं। राज नैयर जी, वो सुरेंद्र राजपूत जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बार बार उनको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप नहीं बोल रहे। इनकी ये भाषा भी ठीक नहीं है ना कि दो बातें रहा हूँ। अब ये देखो, फिर ये बीच में दूसरा नहीं, जयराम जी आपके अपने मित्र हैं, जयराम विप्लव जी हैं। मित्र होने का एक मिनट जयराम जी, एक मिनट, सुरेंद्र भाई कंप्लीट करिए आप, 30 सेकंड वक्त कम है, ब्रेक पर भी जाना है। एक मिनट जयराम, एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी कंप्लीट करिए। असल बात ये लोग अपना भारतीय जनता पार्टी के अब आप राहुल गांधी पे आ गए, डिबेट जहांगीरपुरी की चल रही है, आप राहुल गांधी को भी ले आए। ये लोग अपनी कायरता को दिखाना चाहते हैं, अदालत में जाने से डरना चाहते हैं, ठंडी बन करके छुपना चाहते हैं। इन कायरों की जमात को सरकार चलानी नहीं रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशियों के नाम पर कायरतापूर्ण हरकत चाहे वो मध्य प्रदेश खेलती है और चाहे ठीक है, दोनों, मुझे लगता है ऐसे हम लोग भी कुछ नहीं समझ पाएंगे और आप लोग भी जो पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, अगर एक साथ बोलेंगे तो मुझे लगता है जनता सुन नहीं पाएगी। एक मिनट रुकिएगा, एक बार पवन जी को लाइए। पवन जी, ये जो मैटर है वो 2 चीजों पर आधारित है। एक पक्ष कह रहा है कि साहब सिर्फ मेरे ही ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। पहला, नेता कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स हो रही है, चुनाव से जोड़ दिया गया है। तीसरा, रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है, और चौथा जो देश का माहौल है। पवन जी, पहले तो मैं सुरेंद्र जी से कहूं कि अब मैं बोल रहा हूं, तो आपने गलत नाम दिया। दूसरी चीज, नहीं, मान लिया उन्होंने, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई जी, कोई बात नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए इसमें जो विदेशी हाथ है उसको समझने की ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। हम लोग आपस में, जैसे अभी अंजलि जी भी कह रही थी, विप्लव जी भी कह रही थी, सुरेंद्र जी भी, हम सब यहाँ तो एक मत नहीं है कि जो आपसी चीज है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो इसमें विदेशी आते उसे समझने की कोशिश कीजिए। और ये आज का नहीं है, ये लगभग सन 74 का उसके बाद का है। लगातार विदेशी इंटरफेरेंस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उन्हें रोकने में नाकाम रहे हैं और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होने लगी है। रही बात की इलेक्शन से इन दंगों को जोड़ना, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इलेक्शन अभी होके चुके हैं और कहीं दंगे नहीं हुए। और उधर राजस्थान में भी दंगा हुआ, वहां भी इलेक्शन नहीं है। तो इलेक्शन से इसको सीधे तरीके से जोड़ना वो मेरे ख्याल से सही बात नहीं होगी। और हमको अल्टीमेटली यही कोशिश करने की जरूरत है कि जो भी अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो सलीम जी हो, चाहे वो सलीम चिकना हो, वापस ठीक है, पहुंचाऊंगा आपके पास, वक्त की थोड़ी कमी है। एक बार जयराम, विप्लव और मेहरुद्दीन साहब को लाइए। मेहरुद्दीन साहब, एग्रेशन अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है कि आपको भी जानकारी गलत हो। अगर रोहिंग्या कनेक्शन है,
बांग्लादेशी से आए लोग यहाँ रह रहे हैं, तो क्या आप उसको गलत नहीं मानेंगे? वो हिंदुस्तानी नहीं है। मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। अगर ऐसा है तो ये हमारे नहीं है। हमारे देखिए, मैंने वीडियो भी दिखाया, पुलिस की जांच भी आपको दिखा रहा हूं, जो वहां बांग्लादेशी में बात कर रहे हैं वो भी आपको दिखाया। तो हम भी अपेक्षा करेंगे कि आप भी एक कदम आगे आइए और कहिए कि हाँ ये गलत है, गलत है, गलत है, हम इसके साथ नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हम हिंदुस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे हमेशा। हाँ। और बताइए क्या चाहते हैं आप हमसे कहलाना? लेकिन वीडियो आपने नहीं मगर हम जय सिया राम नहीं कहेंगे इनके कहने से। नहीं, जय मैंने तो नहीं कहा कहने के लिए। ये हमारी मस्जिद पे झंडा लहराएंगे, लहराने नहीं देंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, अब उनका नाम ही है जयराम, तब क्या कहेंगे आप? जयराम जी, झंडा आप क्यों लहरवाना चाहते हैं? धर्म संसद नहीं होने देंगे इनकी, जो धर्म संसद में कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मार दो, काट दो। ये भाषा है, इस देश की भाषा है। उनका भी कनेक्शन उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? उनकी इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कैसे हो रही है? भाई जो ये कह रहे हैं उनके बात तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपस का भाईचारा खत्म कर देना चाहते हैं, 80 और 20 को अलग अलग कर देना चाहते हैं। आपको संविधान से चलेगा या इनकी बातों से चलेगा? जो नफरत बोली जा रही है ना, बात दिमाग में अल्पसंख्यकों से डराया जा रहा है। देखिए सुंदर भाई, ये जो जितनी बहस है, मेहरुद्दीन भी कह रहे हैं कि देश के साथ है, लेकिन आप ऊपर मत चढ़िए। बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कोर्ट ने सोनू को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सोनू पर भीड़ के ऊपर फायरिंग करने का आरोप। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने सोनू को 4 दिन की पुलिस रिमांड। ये वही शख्स है जो असलाहा चलाते हुए जिसका वीडियो कैद हो गया। सबका बहुत धन्यवाद, आप सब आए देश का सवाल में और कोशिश करिए हमने जानने की कि आखिर रोहिंग्या बांग्लादेशी एंगल क्या है। लगातार जो नए वीडियोस आ रहे हैं वो भी आपको बताया, जो तथ्य थे वो बताया, जो माइंडसेट है। मेहरुद्दीन ने भी कहा हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन हाँ आप हमको मत उकसाइए, एग्रेशन है। हमने कहा साहब क्यों है, उन्होंने बताया ये चीजें। जयराम विप्लव पर भी सवाल उठे, बीजेपी पर सवाल उठे, बीजेपी ने उसका जवाब दिया। तो कोशिश यही थी देश का सवाल में कि हम सारी चीजें आपके सामने रखें और कोशिश करें कि देश का सवाल जो है वो आपके सामने। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आप देखते रहिए।